So good morning to all of you and now we'll start with the class for the day. आज की क्लास हम शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया? सबसे पहला तो ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए देश के सब आम जनता ने मिलकर नहीं बनाया है। देश की आम जनता ने कुछ लोगों को चुना और ये चुने हुए लोग इकट्ठा हुए एक जगह पे, राइट? ये सभी लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो गए। जहां पर लोग इकट्ठा होता है उसी को कहा जाता है असेंबली, यानी सभा। ये सब लोग इकट्ठा हो गए एक जगह, तो ये था सभा। सभा को ही हम कहते हैं असेंबली। करेक्ट है। और ये लोग क्यों इकट्ठा हुए? संविधान बनाने के लिए। इसीलिए इस सभा को कहा जाएगा संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया? कुछ लोगों ने जो इकट्ठा हुए एक जगह पे, और यही जगह को कहा जाता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस असेंबली के कौन सदस्य है, कैसे बने, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। आज के टाइम पर यही आपका ओल्ड पार्लियामेंट, बस सब समझने के लिए, वैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसे ओल्ड पार्लियामेंट, पुरानी संसद बोलने के बदले हम इसे संविधान सदन बोलेंगे, क्योंकि उसी हाउस में, उसी बिल्डिंग में बैठकर लोगों ने संविधान की रचना की। तो हम उसे पुराना पार्लियामेंट, पुराना संसद बोलने के बदले हम उसे क्या कहेंगे? संविधान सदन, संविधान सदन। ठीक है। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो आपके बस सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूं ओल्ड पार्लियामेंट। ये जो पुराना पार्लियामेंट का बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, हम बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इसे क्या बोलना है? संविधान सदन। संविधान सदन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम दिया है, संविधान सदन। ठीक है। तो याद रखिएगा, हम उसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसी बिल्डिंग में लोग इकट्ठा हुए थे और वो लोग संविधान सभा के सदस्य थे। राइट। तो ये संविधान सभा और ये पूरी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम अलग अलग हेडिंग में पढ़कर इसको खत्म करेंगे, डिफरेंट हेडिंग्स में। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या थी, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। राइट, विल कंप्लीट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर हम देखेंगे कि भाई इसमें मेंबर्स कौन कौन थे। ठीक है। एक बार जब हम मेंबर देख लेंगे तब इसकी मीटिंग कब कब हुई थी, मतलब इसके सेशंस कब कब हुए थे, सेशन। ठीक है। इसके सेशंस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर, या सेशन से पहले एक काम करेंगे, हम ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लेंगे, वो ज्यादा सही होगा ऑर्डर वाइज। इसमें ऑफिसर्स कौन कौन से थे वो देखेंगे। उसके बाद हम सेशंस देख लेंगे। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की कमिटीज कौन कौन सी थी। कमिटीज। फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा में जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या थे। संविधान सभा की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाई गई उसकी रूपरेखा क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है। और फाइनली कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन पढ़कर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं। ये जैसे हमने इन सारे हेडिंग्स को पढ़ लिया, समझ जाइए आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सारा इंफॉर्मेशन खत्म। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा है, बहुत भी नहीं है, मतलब है। ये कंप्लीटली एक फैक्चुअल टॉपिक होता है, सिमिलर लाइक लास्ट टॉपिक। लेकिन लास्ट टॉपिक तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक विथ द हेडिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक एक करके इन्हीं हेडिंग्स को हम कंप्लीट करते चलेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान सभा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, संविधान सभा मतलब एक ऐसी सभा जो संविधान की रचना करेगी। ठीक है, तो ऐसी सभा होनी चाहिए। वैसे अंग्रेज लोग देश के लिए कानून बनाते थे, अंग्रेज लोग भारत के लिए संविधान बनाने वाले थे, लेकिन भारतीयों का यह कहना था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो खुद के लिए अपना एक संविधान, यानी वो होता है ना सर्वोच्च कानून बनाएंगे। संविधान क्या है? संविधान भी एक कानून है जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है देश में। तो देश का जो सर्वोच्च कानून होगा वो देश के लोगों द्वारा बनाई जानी चाहिए, या देश के लोगों द्वारा चयनित लोगों द्वारा बनाई जानी चाहिए। देश के लोग कुछ लोगों को चुनेंगे और उनके द्वारा उसकी रचना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिमांड सबसे पहले 1934 में किया गया था। 1934 में 1934 में एक पर्सन थे जिनका नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय, ठीक है। ही मेड द फर्स्ट डिमांड, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिज फर्स्ट पर्सन ऑफिशियली, वैसे इससे पहले भी डिमांड हो रहा था लेकिन हम जनरली इसी को मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरीके का एक सभा संसद होना चाहिए, या इस तरीके का एक सभा होना चाहिए जो जहां पर देश के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और वो प्रतिनिधि जाकर देश के लिए संविधान बनाएंगे। इस तरीके का मांग सबसे पहली बार हम जिसको मानते हैं कि किसने माना है, तो एम एन रॉय ने मांगा था 1935 में। 1934 में, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सेम डिमांड करना शुरू कर दिया। मेड सेम डिमांड, राइट, यानी सिमिलर डिमांड था। मेड सेम डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में किया था। करेक्ट है? ओके। क्या अब इस डिमांड को मान लिया गया? देखिए, एम एन रॉय ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भाई देश के लिए एक संविधान सभा का गठन करो, जिसमें देश के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजेंगे और ये जो प्रतिनिधि होंगे ये देश के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है जी, ऐसा मांग किया एम एन रॉय ने। सेम डिमांड इन अगले साल 1935 से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। क्या ब्रिटिशर्स लोग ये डिमांड को माने? तो आंसर है नहीं। वो नहीं मान रहे थे, उन लोग ने माना ही नहीं। उन लोग बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करके, मतलब नहीं माना। तो कब माना? माना 1934 1940 में, 1940। 1940 जब द्वितीय यानी सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश इस टाइम पर हारने के कगार पे था, और क्योंकि ब्रिटेन हारने के कगार पे था तो हेंस उन्हें पब्लिक की जरूरत थी, उन्हें सेना की जरूरत थी और सेना में लोगों की जरूरत थी। तो लोग कहां से आएंगे? इंडियंस लोगों को भरना है, और इंडियंस को भरना है तो भाई इंडियंस को खुश करना पड़ेगा, नहीं तो गांधी जी और सब लोग लोगों का कान भर रहे थे कि मत जाओ लड़ने, ब्रिटिश लोगों को हेल्प मत करो, इस तरीके का कान भरने का काम है। तो गांधी जी और कांग्रेस को शांत करना पड़ेगा, शांत करने के लिए उनकी मांग को मानना पड़ेगा। हेंस 1940 में इस मांग को मान लिया गया अगस्त ऑफर के रूप में। ठीक है, एक्सेप्टेड इन दिस डिमांड, इस मांग को, दिस डिमांड was accepted accepted in अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर 1940। 1940 के अगस्त ऑफर में इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया। यानी 1940 में ब्रिटिश की सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करने के लिए रेडी है। राइट, तो अब गठन कैसे किया जाएगा?
उसमें लोगों को कैसे भरा जाएगा, ये सारा चीज भी आपको देखना है ना। आपको ये तो तय करना है कि उसमें जो लोग आएंगे, जैसे समझिए इस संविधान सभा में लोग आएंगे, ये कैसे आएंगे, क्या इनका मनोनीत सदस्य ये होंगे, है ना, उनको नॉमिनेट करके लाया जाएगा या चुनाव किया जाएगा, चुनाव कैसे किया जाएगा, क्या प्रत्यक्ष चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, इन सारी चीजों को हमें देखना है। तो ये सारे चीजों से रिलेटेड आपको प्लान बनाने की जरूरत है। हैंस प्लान बनाने के लिए अगले साल, अगले साल, मतलब 1942 में, 1942 में ब्रिटेन की सरकार ने अपने एक मंत्री को इंडिया में भेजा, उनका नाम था क्रिप्स। सर स्टिफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा, बोला कि जाओ आप प्लान बना के लाओ जिस प्लान के बेसिस पे संविधान सभा का गठन किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर आ गया क्रिप्स मिशन। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, क्रिप्स मिशन को। ठीक है, क्रिप्स मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन ने जो प्लान बनाया, जो प्लान बनाया, इस प्लान में लिखा था कि हम संविधान सभा बना देंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद। और विश्व युद्ध में उस समय ब्रिटेन हारने के कगार पे था। तो इंडियंस लोगों को लगा कि ये तो पागल बनाने वाला काम है। तुम बोल रहे हो कि भाई विश्व युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा बनाओगे, लेकिन तुम तो खुद विश्व युद्ध में हार जाओगे, और तुम हार जाओगे उसके बाद भाई कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कब्जा कहीं कर लेगा, ये सब हो जाएगा, तो क्या मतलब। अब भी का अब भी अगर आप हमको देने के लिए रेडी हो, देन वी आर रेडी टू वर्क। लेकिन क्योंकि इस प्लान में कहा गया था एवरीथिंग, इस प्लान में क्या मेंशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू। बिकॉज ऑफ दिस ये प्लान को इंडियंस लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इंडियंस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, एंड हेंस ये प्लान फेल हो गया। तो क्रिप्स भाई साहब का प्लान फेल, और फिर इंडियंस लोग ने बोला आप जाओ यहां से, इधर तुम्हारा काम नहीं है, और क्रिप्स मिशन वापस चल गई। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो आई थी संविधान सभा बनाने के लिए और कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा था कि सब चीज हम करेंगे लेकिन विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, और विश्व युद्ध में क्योंकि ब्रिटिश हारने के कगार पे था, तो हम उसके शब्दों के ऊपर क्या ही भरोसा करेंगे, भाई तुम हारने वाला बंदा है, तुम क्या हमको बोल रहा है कि बाद में होगा। तो हेंस उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इंडियंस लोग ने इसको रिजेक्ट किया और ये क्रिप्स मिशन अल्टीमेटली फेल हो गई। ठीक है, अब फिर हालत खराब था, ब्रिटिश लोगों का हालत खराब था, कैसे भी उन्हें फिर से इंडियंस लोगों को खुश करना है, तो इसके लिए दूसरे मिशन को इंडिया में भेजा गया। और ये दूसरा मिशन वैसे तो काफी लेट आया, बट नेक्स्ट मिशन आया 1946 में। वैसे देखिए जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें वेवल प्लान और भी बहुत सारा चीज, क्लेमेंट एटली का स्पीच, ऐसे बहुत सारे चीज आएंगे जो भारतीयों को आश्वासन देने के लिए था कि भाई आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, आप हमको सहायता करो, हम आपको पक्का ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो इसी बीच में फिर वहाँ इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आई, और फिर लेबर पार्टी ने एक मिशन को इंडिया भेजा जाकर ये सारा काम को निपटाने के लिए, और वही है कैबिनेट मिशन 1946 में आई हुई। ठीक है, तो भले आपको लगेगा कि 1946 विश्व युद्ध तो खत्म हो चुका था, उसके बाद भेजा, लेकिन आश्वासन पहले दे दिया था, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था और बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, और उसी वर्ड्स को फुलफिल करने के लिए फाइनली 1946 में भेजा गया। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन को भेजा किसने, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली ने भेजा था। ठीक है, क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, कैबिनेट, अपने कैबिनेट के 3 मंत्री को भारत में भेजा था संविधान सभा की रचना के लिए, कि कैसे बनाया जाना है, ये सारा चीज देखने के लिए। तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर्स आए थे इंडिया में, राइट। और ये जो 3 मेंबर आए थे, ये कौन थे, तो एक थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस,
एवी अलेक्जेंडर, ये नाम आपसे पूछता है यहाँ। और तीसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनको फिर से इसमें भेज दिया था, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीन सदस्य, ये तीनों ही उनके मंत्री लोग थे। ये तीन लोगों के तीन सदस्यों का एक टीम बनाया गया और उसी टीम को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसमें पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे और इन तीन लोगों की एक टीम को इंडिया भेजा गया उनके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा, ये कहकर कि आप भारत में जाओ, भारत के पार्टी के साथ लाइक मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी जो दूसरी पार्टी है, इन सब के साथ एक वार्तालाप, अपना जो भी डिस्कशन मीटिंग वीटिंग करना है करो और तय करो कि कैसे संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा के लोगों का कैसे चयन किया जाएगा, ये सारा चीज आप डिसाइड करो। ठीक है। इसी कैबिनेट मिशन ने आगे चलकर एक प्लान बनाया जिसको हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, इसी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भारत में संविधान सभा को इस्टेब्लिश किया गया। लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संविधान सभा। तो संविधान सभा कौन से कानून द्वारा इसका इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरा पूछता है who were these three members, means the post of these three people। हाँ, देखिए, एक उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये सभी लोग वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, पहला चीज। और ये कैबिनेट के सदस्य थे। कैबिनेट आपको पता है क्या होता है? मोदी जी की सरकार है। सरकार में जितने भी मंत्री है, वो सभी मंत्री लोगों के समूह को आप क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। राइट। मंत्री, अब जैसे मोदी जी, दिस इज मोदी जी। मोदी जी का एक पूरा टीम है, इस टीम के हेड है मोदी जी, और इस टीम को ही आप बोलते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, अमित शाह है, निर्मला सीतारमण है, राजनाथ सिंह जी है, और भी कई लोग हैं। ये सभी लोग इस परिषद के सदस्य हैं और जो जो लोग इस परिषद के सदस्य होते हैं उन सबको मंत्री कहा जाता है। इसलिए इन सबको कहा जाता है मंत्री परिषद। जो भी है ना। और ये जो मंत्री परिषद है, इसी को हम आम भाषा में सरकार या गवर्नमेंट कहते हैं। और यही होती है जो देश को चलाती है। देश का एग्जीक्यूटिव्स इन्हीं लोग होते हैं, देश को चलाते हैं, है ना, कंट्री को रन करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स खेलने वाला जो टीम होता है, उसके मेंबर्स को प्लेयर कहते हैं। वैसे ही देश चलाने वाली टीम होती है, उस टीम को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट बोला जाता है। और उसके सदस्य को मिनिस्टर्स कहा जाता है। और क्योंकि मिनिस्टर्स लोगों का सदस्य है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। हिंदी में मंत्री, तो मंत्री लोगों की परिषद कहते हैं। ठीक है। अब इस मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ही सीनियर है। तो सीनियोरिटी के बेसिस में मंत्री परिषद को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। ये सब लोग मंत्री परिषद के सदस्य हैं, लेकिन मंत्री परिषद के सदस्यों को उनकी योग्यता या उनके सीनियोरिटी के बेसिस पे, वरिष्ठता के बेसिस पे उनको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। जो मंत्री परिषद के सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य और प्रधानमंत्री के सबसे खासम खास मंत्री होते हैं, उनकी टीम को कहा जाता है, स्पेशली इनके टीम को कहा जाता है, जो सबसे सीनियर होते हैं, सबसे खासम खास होते हैं, उनको कहा जाता है कैबिनेट। ठीक है। जो दूसरे लेवल के मंत्री होते हैं, थोड़ा सा इनसे कम है, मंत्री परिषद के सदस्य हैं लेकिन वो सेकंड लेवल वाले हैं, उनको कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आप कई बार ये शब्द सुनेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जो तीसरे नंबर के लोग होते हैं, इन्हें कहा जाता है डेप्यूटी मिनिस्टर। याद रखिएगा, तीनों ही लोग मंत्री परिषद के सदस्य हैं। ठीक है। तो ये जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री के सबसे खासम खास होते हैं। और प्रधानमंत्री हर एक फैसला लेने से पहले आमतौर पे इस कैबिनेट के साथ ही वार्तालाप यानी डिस्कशन करने के बाद ही कोई भी फैसला लेते हैं। ठीक है। जैसे आज के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के सदस्य कौन है? जैसे अमित शाह,
वो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब नितिन गडकरी, ये सब लोग जो है ये कैबिनेट के सदस्य है। याद रखिएगा, कैबिनेट का सदस्य यानी सरकार में बहुत ही खासम खास और बहुत ही सीनियर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। तो ऐसा ही उस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, राइट? और क्लीमेंट एटली के मंत्री परिषद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उसमें ये तीन लोगों का नाम आता है। वैसे ये तीन लोग अलग अलग पोजीशन और भी होल्ड कर रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था, एक वहां पर ये क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मिनिस्टर लाइक डिफेंस मिनिस्टर था, अलग अलग मंत्री पद वो हैंडल कर रहे थे। लेकिन आप अभी याद रखिएगा, ये अलग अलग मंत्री पद भले लोग हैंडल कर रहे हैं बट दे आर द पार्ट ऑफ कैबिनेट, इसीलिए इस मिशन को कहा जाता था कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसके मेंबर्स कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है जी। और ये तीन लोग कौन है? पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रेप्स। ठीक है जी। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आई और इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, है ना? ओके जी, ओके रिधि। ठीक है। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपसे इंपॉर्टेंस क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से? पहला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन या हु इज द पायनियर टू डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का मांग करने वाले पहले व्यक्ति या ने पहला मतलब ये एट्रीब्यूट किया जाता है तो एम एन रॉय को। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष माना गया या एक्सेप्ट किया गया? तो 1940 में। और कौन से ऑफर में? तो अगस्त ऑफर के द्वारा। ठीक है। तीसरा चीज आपसे पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये फेल हो चुका था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कौन से कानून, कौन से प्लान द्वारा किया गया, या संविधान सभा में कितने सदस्य थे, और संविधान सभा सॉरी संविधान सभा बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था? क्लेमेंट एटली। जब कैबिनेट मिशन इंडिया आई उस समय भारत में वॉइस रॉय कौन थे? इस समय वॉइस रॉय कौन थे? ये पूछने वाला क्वेश्चन है, तो ये है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल उस समय भारत में वॉइस रॉय हुआ करते थे। ठीक है जी। डन। ओके। ये ओडिशा पीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेसिकली कि कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? ये चारों का नाम दिया था, तो कौन सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के? लॉर्ड वेवल। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेवल उस समय तो वॉइस रॉय थे, वो इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग। हमने हिस्ट्री देख लिया, अब दूसरा देखते हैं इसके मेंबर्स। मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कौन से वर्ष में किया गया? 1946। तो 1946 में इसमें मेंबर्स कितने थे? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर कितने थे? 389। टोटल 389 मेंबर्स इसमें थे। दीज आर 389 मेंबर्स। ठीक है। अब 389 मेंबर्स में से 389 मेंबर्स में से 93 मेंबर्स एंड 296 एंड 93, 296 मेंबर्स ये ब्रिटिश इंडिया से आए थे। मतलब ब्रिटिश लोगों का जहां जहां एरिया था, प्रोविंस जो भी राज्य थी, और जो भी उनका चीफ कमिश्नर स्टेट था, वो सब जगह से, तो ये ब्रिटिश इंडिया से आए थे। और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों से आए थे, प्रिंसली स्टेट से। ठीक है जी। सो आउट ऑफ 389 मेंबर्स, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया, 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। करेक्ट है। अब ये भी 296 में से आपको पता है ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक था प्रोविंस और एक था चीफ कमिश्नर्स स्टेट। तो प्रोविंस में से 292 मेंबर्स थे और चीफ कमिश्नर्स स्टेट में से 4 मेंबर। ठीक है जी। ये आपसे एग्जाम में नंबर पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट,
भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन हुआ है 1947 में, राइट? लेकिन संविधान सभा ने संविधान बनाकर कंप्लीट कब किया? 1949 में, राइट? और संविधान का लागू कब हुआ पूरी तरीके से? 1950 में, है ना? प्रिंसली स्टेट एक्सप्लेन, या प्रिंसली स्टेट मतलब रियासतें। देखिए इसमें जो 389 मेंबर्स थे ना, वो 389 मेंबर्स कहां कहां से आएंगे? तो कहा गया था कि वो एरिया जो डायरेक्टली ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में है, जैसे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, सिंध, उड़ीसा, बिहार, ये सब ऐसे इलाके थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो वैसे इलाकों से 296 मेंबर्स लोग आएंगे। और रियासतें, ग्वालियर रियासत हुआ करता था, हैदराबाद रियासत हुआ करता था, जूनागढ़ का रियासत, जम्मू कश्मीर के रियासत, ऐसे रियासतों से कितने मेंबर्स लोग आएंगे? टोटल 93 मेंबर्स। 2 लोग आएंगे हैदराबाद से, 3 लोग आएगा ग्वालियर से, 1 आएगा जूनागढ़ से, ऐसा सब जगह से सारे रियासतों के मेंबर्स का कुल संख्या कितना होगा? 93। और ब्रिटिश इंडिया से आने वाले का 296। ठीक है जी। अब ब्रिटिश इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 इलाका होता था, एक नॉर्मल आज के स्टेट जैसा और दूसरा आज के यूनियन टेरिटरी जैसा। आज का जो यूनियन टेरिटरी है उस समय उसे चीफ कमिश्नर्स स्टेट कहते थे, इसी तरीके का कुछ चीज होता था, उसे चीफ कमिश्नर्स स्टेट कहते थे। तो प्रोविंस से 292 मेंबर्स और चीफ कमिश्नर्स स्टेट से 4 मेंबर्स लोग। ठीक है जी, ऐसा करेक्ट है। ये कब की बात है? 1946, जब इसकी रचना की गई या जब इसका गठन किया गया। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि संविधान सभा का अस्तित्व कब तक था? कब तक वो एग्जिस्ट कर रहा था? 1949, जब देश का संविधान बनकर कंप्लीट हो गया, और 1950 जब देश का संविधान लागू हो गया। ठीक है। वेरी गुड शालू जी, है ना? तो दिस इज द स्टोरी। सो संविधान सभा तो 1949 और 1950 तक चल रहा था। 1949 जब संविधान बनकर कंप्लीट हो गया, 1950 जब संविधान को लागू कर दिया गया, तब तक संविधान सभा चल रहा था। तो सवाल यह आता है कि विभाजन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्टीशन हुआ है, ठीक है? इंडिया के पार्टीशन के बाद भी संविधान सभा की संख्या कुल 389 ही था या कम हो गया? ऑफ कोर्स कम होगा। कुछ लोग थे जो पाकिस्तान वाले इलाके से आ रहे थे और यहाँ का सदस्य बने थे। अब क्योंकि उनका इलाका पाकिस्तान में जा चुका है, अब हम उन्हें कहेंगे कि भाई अब आप यहाँ आकर क्या करोगे, अब जाओ पाकिस्तान में, है ना? तो ये संख्या गिरकर कितना हो गया? तो ये हो गया 299। सवाल आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। ठीक है। अब फिर वही बात आता है कि 299 में से ब्रिटिश इंडिया में से कितने लोग आ रहे हैं और प्रिंसली स्टेट्स में से कितने लोग आ रहे हैं? तो प्रिंसली स्टेट से 70 लोग थे और यहाँ से 229 लोग आ रहे थे। ठीक है। यहाँ पर आपको बस मेजरली यही याद रखना है। क्या फर्दर हमें ये देखना है? तो फर्दर अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 हो गया था और उसमें 226 हो गया था, लेकिन जनरली वहां पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे वो पूछेगा नहीं, वो इस नंबर तक आकर रह जाता है। यही इतना सा नंबर पूछा तो वो डिटेल हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में चली गया है। ठीक है। देन अब दूसरा क्वेश्चन कि ये जो सदस्य थे, ये सदस्यों लोगों का चुनाव कैसे किया गया था? तो ब्रिटिश इंडिया से आने वाले सदस्य, जो ब्रिटिश इंडिया से सदस्य आए थे, इन लोगों को इलेक्ट किया गया था। इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। मतलब इनका चुनाव किया गया था, इन लोग ने चुनाव लड़ा था। तो वो चुनाव कैसा था? प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष चुनाव था? तो याद रखिएगा, ये था अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है जी, करेक्ट है। दूसरा, अब सवाल आता है कि अगर ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे तो किसके द्वारा इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था? बाय किन्होंने इनका चुनाव किया था? तो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रांतों में, या जो प्रोविंस था, जो राज्य थी,
उन राज्य या प्रांतों में जो विधानसभा या विधान परिषद एग्जिस्ट करता था, विधायकी एग्जिस्ट करती थी, उस विधायकी के सदस्यों ने इनका चयन किया था। और उन सदस्यों का चयन जनता ने किया था, वो भी जनता, लिमिटेड जनता नहीं किया था, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी था, जो एजुकेटेड थे, वैसे ही कुछ लोग थे, ठीक है। तो दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब राज्यों में जो विधायकी एग्जिस्ट करती थी, उस विधायकी के मेंबर्स लोग ने इन्हें इलेक्ट किया था, क्योंकि दीज पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यहां तक क्लियर आप सभी को? समझे जी? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड अनन्या, बहुत सही ईशा। यस सर, चलिए बहुत अच्छा। सो दिस इज यस, ओके, अंशुल सेज यस, शालू सेज यस, यस, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अब आगे देखते हैं। ये प्रिंसली स्टेट के जो 93 मेंबर्स थे, भाई ये कहां से आए थे? इनको कैसे लाया गया? तो इन्हें मनोनीत किया गया था। दीज आर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब सवाल, नॉमिनेट किसने किया? तो नॉमिनेट वॉइसरॉय करते थे, लेकिन उसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे जिसका नाम सुझाव दिया जाएगा उस रियासत के राजा द्वारा, ठीक है। वो रियासत का जो भी राजा है, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद, हैदराबाद से कौन यहाँ का सदस्य बनेगा? तो हैदराबाद का राजा जिसका भी नाम सजेस्ट करेगा, उस व्यक्ति को वॉइस रॉय नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत कर देंगे और सीधा इसका सदस्य बना देंगे, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय, बाय हुम? तो बाय वॉइस रॉय। कहीं कहीं पर आपको वहां का रूलर भी बोला जाता है, मतलब वहां के रूलर द्वारा, क्योंकि रूलर ही नाम सजेस्ट कर रहा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। अगर समझे वॉइस रॉय नहीं दिया है, तो मान लीजिए रूलर ही, क्योंकि रूलर जिसका नाम बोल रहा है उसी को वॉइस रॉय नॉमिनेट कर रहा है, तो उस प्रोविंस का, उस प्रिंसली स्टेट का, उस रियासत का रूलर को भी आप टिक मार्क मार सकते हैं, अगर वॉइस रॉय ऑप्शन में नहीं है। अगर वॉइस रॉय ऑप्शन में है, तो वॉइस रॉय ही पहला ऑप्शन बनता है, ठीक है जी। तो ये सदस्य है। सदस्यों की संख्या आपके एग्जाम में पूछती है कि 1946 में इसकी संख्या कितनी थी, आफ्टर पार्टीशन इसकी संख्या कितनी रह गई, ब्रिटिश इंडिया से कितने लोग आते थे, और रियासतों से कितने लोग आते थे। ब्रिटिश इंडिया से आने वाले मेंबर्स कैसे थे, मनोनीत थे या चयनित थे, और चयनित थे तो वो कैसे, प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से? तो अप्रत्यक्ष चुनाव इनका हुआ था। और इनको किसने चुना था? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी प्रांतों में जो विधायकी थी, उसके सदस्य द्वारा इनका चयन किया गया था। और प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं, 93 मेंबर्स, दीज आर नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी मनोनीत सदस्य है। इनका चयन किया गया था वॉइसरॉय द्वारा। जो रूलर, वहां का जो प्रिंसली स्टेट का रूलर है, वो जिसका भी नाम देगा उसी व्यक्ति को इसका सदस्य बना दिया गया था। करेक्ट है? यहां तक के लिए कहानी कंप्लीट। आगे इसमें जो मेंबर्स थे, याद रखिएगा, हर एक मेंबर 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब सवाल, 1 मिलियन पॉपुलेशन होता कितना है? 1 मिलियन बता सकते हैं कितना होता है? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना? 1 मिलियन कितना है? 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, एब्सोल्युटली राइट रिद्धि। इट इज 10 लाख, याद रखिएगा, 10 लाख, ठीक है जी। 10 लाख को हम कहते हैं, तो एक व्यक्ति 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। कुछ कम भी होगा, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख था, और यही रेशियो बनाया गया था पर मेंबर इतने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसमें महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना were never the member, were never the member of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो आप सदस्य देख रहे हैं, इन सदस्यों में क्या कभी भी
महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना को चुनकर या मनोनीत करके इसका सदस्य कभी भी बनाया गया नहीं। वे कभी भी चुनाव नहीं लड़े और ना ही तो मनोनीत हुए, ऐसा कोई भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय के सबसे टॉप मोस्ट लीडर महात्मा गांधी सबसे बड़े लीडर माने जा रहे थे, और मुस्लिम्स लोग में मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये दोनों ही जो सबसे टॉप के लीडर उस समय माने जा रहे थे, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक है जी। ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या इस संविधान सभा में किसी के लिए भी किसी के लिए भी आरक्षण था? तो हाँ जी, इसमें कुछ सीट आरक्षित था मुस्लिम्स लोगों के लिए, कुछ सीट आरक्षित करके रखा गया था सिख लोगों के लिए, और बाकी का सीट जनरल था, यानी सबके लिए था। मतलब उसे जनरल बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई रिजर्वेशन हुआ करता था? तो रिजर्वेशन, आरक्षण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखिएगा, यस, किसके लिए था? तो मुस्लिम्स लोग, मुस्लिम्स लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व थी, और दूसरा यहाँ पर सिख लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व था। ठीक है। तो देयर वर सम सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम, सम सीट्स फॉर सिख। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या विमेन मेंबर्स थी? कोई कभी भी विमेन मेंबर यहाँ पर बनी थी? तो आंसर है यस। कितनी मेंबर थी? तो टोटल 15 मेंबर्स थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 विमेन मेंबर हुआ करती थी। ये जो 389 मेंबर्स थे, इसमें 15 विमेन थी। अच्छा, पार्टीशन के बाद कितने रह गए थे? तो पार्टीशन के बाद भी 15 ही थे। तो मतलब पूरे के पूरे इंडिया वाले साइड से थे। ठीक है। तो इवन आफ्टर पार्टीशन 15 members were 15 women were the member of the constituent assembly. तो इसी के साथ हमने दूसरा हेडिंग भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज मेंबर। सो वी आर डन विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वी आर डन विद द मेंबर्स एज वेल। आई होप आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ में आ गया और मेंबर्स भी बहुत आसानी से समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन टॉपिक बहुत आसान है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिलीव मी, वो अगर आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया तो वो क्योंकि हमने बहुत स्मूथली पढ़ा है, मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में। अदरवाइज वो टॉपिक है फैक्चुअल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो वो अगर समझ में आ गया है तो ये वाला टॉपिक तो ऐसा ही है ना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया जी, थैंक यू अनन्या, थैंक यू ईशा। चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। सो इज द नेक्स्ट हेडिंग इज वो था ऑफिसर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिसर्स कौन कौन थे? ऑफिसर्स कौन थे? अब ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष कौन था। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, वो अध्यक्ष को हम ऑफिसर कह रहे हैं। ठीक है। तो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है वो हमें देखना है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले तो अध्यक्ष की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दी अध्यक्ष। अध्यक्ष को आप बोलेंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, या आप बोल सकते हैं चेयरमैन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सभी मेंबर्स लोग, 389 मेंबर्स लोग यहाँ आकर बैठेंगे, इन लोगों के सामने या ऊपर एक मेन कुर्सी पे अध्यक्ष बैठेगा, और वो पूरी संविधान सभा की प्रक्रिया का वो देखेगा, मॉनिटर करेगा कि भाई पूरी की पूरी प्रक्रिया सही से हो रही है कि नहीं, हर किसी को बोलने का मौका मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो वो सारा फंक्शन को मॉनिटर करने वाले को अध्यक्ष हम कहेंगे। ठीक है। अब अध्यक्ष कैसे आएंगे? अध्यक्ष का चुनाव होगा, चुना जाएगा, इन्हीं सभी में से कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। इसमें से कोई बंदा को चुनाव इलेक्ट किया जाएगा। तो एक तो इलेक्टेड होगा, और वो भी फ्रॉम अमंग मतलब फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। ये आपस में से ही किसी ना किसी को चुनाव करेंगे और अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन जब ये चुनाव होगा, उस समय भी तो कोई अध्यक्ष होना चाहिए जो देखेगा कि चुनाव सही हो रहा है कि नहीं। अध्यक्ष आप क्यों चुनने वाले हैं? अध्यक्ष इसलिए चुना जाएगा कि अध्यक्ष देखेगा कि इसकी पूरी प्रक्रिया
जो अगले 2 साल 3 साल चलने वाली है वो सही से चलेगी या नहीं चल रही है, उसको देखेगा। तो अध्यक्ष का चुनाव होगा और चुना जाएगा, लेकिन ये जो बंदा अध्यक्ष चुना जाएगा, इसके चुनाव को भी तो कोई ना कोई मॉनिटर करेगा। तो उस समय के लिए, उस 1 दिन या 2 दिन के लिए अध्यक्ष कौन होगा? तो वो अध्यक्ष वॉइसरॉय द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? वॉइसरॉय किसको अपॉइंट करेंगे? इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को वॉइसरॉय अपॉइंट करेंगे। लेकिन किसको अपॉइंट करेंगे? जो सबसे सीनियर है। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये सब लोग अपना एक अध्यक्ष को चुनने वाले हैं। इमेजिन करिए, ये अध्यक्ष को चुना जाएगा 5 फरवरी को। 5 फरवरी को इसका चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होगा। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करने वाले हैं? ये रिमेनिंग मेंबर्स लोग, इन लोग वोट देंगे। जिसको भी अध्यक्ष बनना है, समझिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों ने अपना नाम दिया, बोला कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे अध्यक्ष बनना है। ये दोनों ही इसी में से मेंबर है, राइट? फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, इन्हीं में से एक है ए, इन्हीं में से एक है बी, ये दोनों ने अपना नाम दिया और रिमेनिंग मेंबर्स लोग वोट करेंगे। जिसको भी ज्यादा वोट मिल जाएगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। 5 तारीख को ये चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनाव के दिन भी कोई अध्यक्ष जैसा रहेगा और देखेगा कि चुनाव सही हो रहा है कि नहीं। वो अध्यक्ष कौन होगा? तो उस एक दिन के लिए अध्यक्ष भी इन्हीं में से किसी एक को बनाया जाता है। वो कौन होते हैं? वो अपॉइंट किए जाते हैं वॉइसरॉय द्वारा, ठीक है? और ये किसको बनाया जाएगा? जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, इनमें से सबसे सीनियर व्यक्ति जो होगा उसको बनाया जाएगा। लेकिन अब एक सवाल ये कि अगर उस सीनियर पर्सन को अध्यक्ष बना दिया एक दिन के लिए और वो बोलेगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो उसको नहीं बनाया जाएगा, तो फिर दूसरा सेकंड सीनियर मोस्ट जो होगा, राइट? अब अगर सेकंड सीनियर मोस्ट बोला कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, तो थर्ड सीनियर मोस्ट जो भी सीनियोरिटी के बेसिस पे इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, लेकिन सीनियोरिटी के बेसिस पे सबसे सीनियर है, उसको उस दिन के लिए अध्यक्ष वाइसरॉय बना देगा और उसके निगरानी में इस चुनाव को करवाई जाएगी। और चुनाव में जो भी व्यक्ति जीतेगा, वो व्यक्ति उस दिन से परमानेंट अध्यक्ष बन जाएगा अगले 2 साल 3 साल के लिए। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो ये जो व्यक्ति होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसको बोलेंगे सेकंड प्रेसिडेंट। क्योंकि ये एक ही दिन के लिए बना, लेकिन भाई पहले बना ना, तो ये फर्स्ट। और क्योंकि ये एक दिन के लिए बना, इसको हम बोलेंगे टेम्पररी। और क्योंकि ये परमानेंटली अब अगले कई सालों तक 2-3 साल के लिए टिकने वाला है, तो इसके लिए इसको बोलेंगे हम परमानेंट। ठीक है जी? तो यही प्रक्रिया होती है आज के भी समय में। आपको पता है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव भी ऐसे ही होता है। सभी मेंबर्स में से जिनको स्पीकर बनना है, जिनको लोकसभा अध्यक्ष बनना है, उन लोग अपना नाम देते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के टाइम पर अध्यक्ष कौन होगा? तो राष्ट्रपति इन्हीं में से जो सबसे सीनियर पर्सन होते हैं उनको एक दिन के लिए अध्यक्ष बना देते हैं और उनकी निगरानी में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और जो भी इलेक्शन जीत जाते हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है? अच्छा, याद रखिएगा, सीनियोरिटी एज वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूं, सीनियोरिटी आपके एक्सपीरियंस वाइज, कितने साल आप इस सदन में पहले आ चुके हैं उसके बेसिस पे, या कितने साल आपको संविधान सभा या विधानसभा ये सब में कार्य करने का अनुभव है, उसके बेसिस पे अध्यक्षता आपकी तय होती है। ठीक है? तो अध्यक्ष 2 रहेंगे, तो यहां पर भी हमारे 2 अध्यक्ष हैं। एक अध्यक्ष परमानेंट होंगे या फर्स्ट होंगे, दूसरे हो जाएंगे सेकंड। ठीक है जी? तो अध्यक्ष यहां पर हमारे 2 है, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड। जो फर्स्ट है वो टेम्पररी है, टेम्पररी, राइट? जो सेकंड होंगे वो परमानेंट होंगे। ठीक है? अब नाम भी देख लेते हैं, ये भाई फर्स्ट थे कौन? तो फर्स्ट का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा। और सेकंड कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी? ये अब सवाल आता है
कि इनको कैसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो ही वॉज अपॉइंटेड, याद रखिएगा, ही वॉज अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इनको कैसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड। लेकिन आपको पता है चुनाव में दो लोग खड़े होंगे तब एक को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं था, तो इसके लिए इनको कहा जाता है सर्व सहमति से इनको चुना गया था, यानी यूनानिमसली इलेक्ट किया था। सब प्लीज गेट द नोट्स ऑफ हिंदी मीडियम बिकॉज RO exam is also on 11th. हाँ जी, definitely, definitely. I will get the notes in Hindi. I mean, हिंदी नोट्स एज सुन एज पॉसिबल। बस एक आध दिन का ही मुझे टाइम दे दीजिए, मैं तो हिंदी में नोट्स ला दूंगा, या फिर कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी हम झटपट में 1 से 2 क्लास के अंदर ही निकाल देंगे, ठीक है जी। सो ही वॉज इलेक्टेड हाउ, यूनानिमसली, यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब सर्वसहमति से इलेक्ट किया गया था, कोई इनके विरोध में खड़ा ही नहीं था। यूनानिमसली, ठीक है जी, ये याद हो गया यहां तक के लिए। ये अपॉइंट हुए थे। अब सवाल आता है कि इनको अपॉइंट किसने किया था, तो अपॉइंटेड बाय वॉइस रॉय। अच्छा, उस समय वॉइस रॉय कौन थे, तो वॉइस रॉय थे माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बैटन उस समय वॉइस रॉय थे और उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। लेकिन माउंट बैटन को मोस्ट वेलकम अंशुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट बैटन को ये सजेस्ट किसने किया था कि ही वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन, सच्चिदानंद सिन्हा इज द सीनियर मोस्ट पर्सन। ये सजेस्ट किया था जे बी कृपलानी ने। क्यों जे बी कृपलानी? बिकॉज सदन में मैक्सिमम मेंबर कांग्रेस के थे और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, ठीक है जी। सो सजेस्टेड अपॉइंटेड बाय ये ऑन द सजेशन ऑफ जे बी कृपलानी। इन्हीं की वाइफ है सुचिता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी, है ना। जेबी कृपलानी क्यों इन्होंने सजेस्ट किया? क्योंकि उस समय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ही वाज आईएनसी प्रेसिडेंट। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, भारत की आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, राइट। नेक्स्ट इज, इनको जो अपॉइंट किया गया था, ये कौन सी डेट को किया गया था? तो ये था 9 दिसंबर 1946। ये डेट पूछता है क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में उनको अपॉइंट किया गया था, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। याद रखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट से रिलेटेड, संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट जो टेम्पररी प्रेसिडेंट भी थे, उनको अपॉइंट किया गया था, राइट। कब? 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। एग्जाम में ये डेट पूछता है। कौन उस दिन अपॉइंट हुए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने अपॉइंट किया था? वॉइस रॉय माउंट बैटन ने। किसके सजेशन पे? जेबी कृपलानी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है जी, क्लियर। देन सेकेंड यानी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको इलेक्ट किया गया था यूनानिमसली, मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं था और सर्वसहमति से इन्हें चुन लिया गया। इनका इलेक्शन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को, 1946। इसी दिन याद रखिएगा सेकेंड मीटिंग भी हुआ था, सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। एक दिन छोड़कर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से चुन लिया गया। और फिर इस दिन से ये चलते रहे जब तक संविधान सभा था, मतलब 26 जनवरी 1950 तक। वैसे संविधान सभा की लास्ट मीटिंग 24 जनवरी को हुई थी, उस दिन तक यही अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है जी। यहां तक के लिए तो क्लियर। अब दूसरा देखते हैं भाई,
इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष तो हो गया, अब दूसरा आता है आपका डेप्यूटी अध्यक्ष यानी उप सभापति, वाइस वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन कौन थे? तो वाइस चेयरमैन थे आपके एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी है ये, मुखर्जी, ठीक है जी। एच सी मुखर्जी ये अध्यक्ष, ये उप सभापति बने थे, लेकिन कुछ समय बाद काम के वजह से इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी, सभापति के पद से ये हटे, तो इनके जगह पे दूसरे उप सभापति बने थे, वो सेकंड, ये फर्स्ट है उप सभापति, इसके बाद जो सेकंड उप सभापति बने थे वो थे वी टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। ही इज द सेकंड वाइस चेयरमैन ऑफ दिस वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दूसरे क्या इसको बोलते हैं, उपसभापति, ठीक है जी। ये कौन है? आपके वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये दो ऑफिसर हो गए। तीसरा ऑफिसर होता है, वो है संविधान सभा का कानूनिक सलाहकार कौन था, लीगल एडवाइजर कौन था? तो हु वाज द लीगल एडवाइजर? अच्छा, इन लोगों का भी इलेक्शन होता है, दीज ऑल पीपल आर इलेक्टेड, लेकिन मेनली यहां पर ही पूछता है, इसमें सिर्फ नाम पढ़ लीजिए, काम खत्म, ठीक है। अब तीसरा ऑफिसर हमें पढ़ना होता है, वो है आपका लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, या फिर लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कौन थे? तो ये थे सर बी सॉरी सर बी एन राव, ठीक है जी। सर बी एन राव ये थे कानूनी सलाहकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज होता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन थे? ये मैं आपको बताता हूं ये था क्या। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, अब ये है क्या? पहले शांति से समझ लीजिए। देखिए, हमारा ये संविधान सभा 1946 में बना था, राइट। लेकिन हमें यह भी तो क्लियर था कि अगले एक दो साल में हमें आजादी मिलने वाली है, ये क्लियर हो चुका था कि हमें अगले कुछ सालों में आजादी, अगले एक साल में, डेढ़ साल में हमें आजादी मिलने वाली है, ठीक है। तो अब हम आजाद होने वाले हैं 1947 में, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, ठीक है, ये क्लियर था। अब आजाद देश के लिए ये जो संविधान सभा है, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, लेकिन क्या एक देश सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आपको नंबर ऑफ अदर लॉ भी बनाना होता है, मोटर लॉ बना दो, आईपीसी बना दो, ये बना दो, वो बना दो, दुनिया भर के अलग अलग कानून भी तो बनाने हैं। वो कानून आप कब बनाएंगे, वो कौन बनाएगा और कब बनाएंगे? देश आजाद होगा, एक आजाद देश को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत सारे अलग अलग कानून की भी जरूरत होगी, वो कानून कब बनाया जाएगा? तो यही मेंबर्स लोगों ने डिसाइड किया कि भाई तो ये भी काम हम ही करते हैं ना, दूसरे के भरोसे थोड़ी छोड़ेंगे, अभी हम यही करेंगे। तो बोला गया कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो इन सब ने कहा कि ये जो हमारा बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में हम आएंगे, MWF को, MWF, और इसी बिल्डिंग में हम आएंगे TTS को, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ये मैं आपको समझने के लिए ट्यूसडे सैटरडे संडे बोल रहा हूं, बट ऐसा ही बांटा गया था, दिन को बांट लिया गया था। कहा गया था कि इसी बिल्डिंग में हम लोग आएंगे और MWF को यहाँ पर बैठकर संविधान लिखेंगे, संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे, संविधान लिखेंगे। उस दिन इसका नेम प्लेट लिख देंगे संविधान सभा, इसका नेम प्लेट होगा संविधान सभा। और टीटीएस को हम ही लोग आएंगे, इसी बिल्डिंग में आएंगे और यहाँ पर आकर नॉर्मल कानून बनाने का काम करेंगे। उस दिन इसका नेम प्लेट चेंज करके लिख देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक ही बिल्डिंग, MWF को संविधान सभा कहलाता था और टीटीएस को सेम बिल्डिंग, सेम लोग, सेम सब चीज, उसे कहा जाता था
लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। कारण क्या, आज का विधानसभा मत समझिए, स्टेट नहीं है, इसको भी विधानसभा ही कहा जाता था, ठीक है। कारण क्या था, क्योंकि जिस दिन ये लोग विधानसभा अपने आप को कहते थे, उस दिन नॉर्मल विधेयक पास करते थे, नॉर्मल बिल्स विल्स करते थे, नॉर्मल लॉ बनाते थे। और जिस दिन संविधान सभा कहते थे, उस दिन संविधान का काम करते थे। तो जिस दिन वे संविधान वाला काम करते थे, उस दिन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, आपने देख लिया कौन है। तो भाई उस दिन के अध्यक्ष ये लोग रहेंगे, मेन कुर्सी पे बैठेंगे। अगर मेन कुर्सी अध्यक्ष नहीं आया तो उपाध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन जिस दिन टीटीएस को नॉर्मल कानून बनाएंगे, उस दिन का अध्यक्ष कौन होगा, तो उस दिन के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, ठीक है, अध्यक्ष को। तो स्पीकर कौन था लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये थे जी वी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर। क्लियर है जी, समझ गए ये क्या ये चक्कर है। और देखिए, जैसे हमारा संविधान बन गया, इसी बिल्डिंग का ये वाला जो वर्क है ये खत्म हो गया, है ना। इस बिल्डिंग का ये वाला वर्क खत्म हो गया, संविधान खत्म, संविधान बन गया, संविधान सभा जैसा रोल खत्म। उस दिन हमने संविधान सभा वाला नेम प्लेट हटा दिया, और उस दिन से इस बिल्डिंग को जस्ट एक पार्लियामेंट कह दिया। और ये जो स्पीकर उस समय विधानसभा के थे, इनको आगे चलकर लोकसभा का स्पीकर बना दिया। और फिर वो लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलांकर लोकसभा के प्रथम पहले स्पीकर है, ठीक है जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है, कौन है भैया, तो ये है जी वी मावलांकर। जी मतलब गणेश, वी मतलब वासुदेव मावलांकर। जीवी मावलांकर, ठीक है जी, गणेश वासुदेव मावलांकर। इज इट क्लियर। ये हो गया हमारा ऑफिसर्स। ऑफिसर्स में हमें बेसिकली बस सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि ये कौन कौन ऑफिसर है। तो सच्चिदानंद सिन्हा है, और राजेंद्र प्रसाद, ये इलेक्टेड है, ये अपॉइंटेड है, ये इलेक्टेड है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एच सी मुखर्जी पहले और बीटी कृष्णमाचारी सेकंड है। एंड देन आपको याद रखना है कि इसमें दूसरे ऑफिसर लीगल एडवाइजर कौन थे, और स्पीकर इसके कौन थे। अब आइए, हमारी क्लास समाप्त होने में अभी कुछ समय है, तो एक और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हल्का सा तो आपको हिंट चले ही जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना ये है क्या, कैसे काम करता है, पूरा देख लीजिए। सबसे पहला, 13 दिसंबर, तारीख था 13 दिसंबर 1946, 1946। इसी दिन एक व्यक्ति, नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हमारे इस संविधान सभा में, यह है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक पीस ऑफ पेपर पेश किया, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर। इस पीस ऑफ पेपर में कई महत्वपूर्ण बिंदुएं मेंशन थी। लाइक फॉर एग्जांपल लिखा था, देश लोकतंत्र होना चाहिए, देश संप्रभु होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, समानता होगी सबके पास, है ना, लिबर्टी होगी, सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसे कई पॉइंट्स लिखे हुए थे, ठीक है। और इसी और पॉइंट्स को ही आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब ये ऑब्जेक्टिव पेश किया, उन्होंने सभी मेंबर्स को कहा कि मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे अब हम अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है जी। यानी अब हम संविधान की जो प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, संविधान सभा का गठन हो चुका है, मेंबर्स आ चुके हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, एग्जैक्ट, तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू सदन में आए, संविधान सभा में आकर कहा कि भाई लोग, अभी हम लोग मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैंने कुछ उद्देश्य यहाँ लिख लाया है।
ये उद्देश्य को हम सब लोग पढ़ते हैं और भाई हम सब लोग इस उद्देश्य का प्रण लेते हैं कि इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे या संविधान तैयार करेंगे। तो चलिए पहले उद्देश्य पढ़ते हैं। उद्देश्य है कि हमारा देश लोकतांत्रिक हमेशा रहेगा, कभी भी राजा रानी वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं होएगा, ठीक है? या देन यहाँ पर सबको समानता दी जाएगी, यहाँ अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्शन किया जाएगा, है ना? और फिर स्वतंत्रता होगी, ऐसा वैसा सारा चीज उद्देश्य। सब लोग सुनकर बहुत खुश हुए, भाई बहुत अच्छा लगा ये उद्देश्य सुनकर। सब ने प्रण लिया, रेजोल्यूशन, प्रण लेने को ही रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये प्रस्ताव का रेजोल्यूशन लिया, तो इंग्लिश में हम इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में कई ऐसे पॉइंट्स मेंशन थे और कहा गया कि इसी के बेसिस पे हम अपना संविधान बनाएंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर कई दिन तक डिस्कशन हुआ और फाइनली उद्देश्य प्रस्ताव को एडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 22 जनवरी 1900 नेक्स्ट ईयर 1947 47 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया या उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान में भी तो है ना, पाकिस्तान ने भी संविधान सभा का गठन किया और वहां पर भी संविधान, हाँ जी, वहां पर भी है संविधान सभा, वहां पर भी बनाई गई। जब वो पार्टीशन हो गया उसके बाद उन लोग ने अपना संविधान सभा बनाया, संविधान सभा बनाकर संविधान बनाने का पूरा प्रक्रिया चलाया। लंबा समय उन लोगों का काफी लंबा समय तक चला और उनको हम फेल मानते हैं क्योंकि वो जैसा उन लोगों ने डिस्कशन किया था उस तरीके का आज का पाकिस्तान नहीं है, लेकिन प्रक्रिया ये उन लोग ने भी फॉलो किया था बाय मोहम्मद अली जिन्ना। एग्जैक्टली मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वो पाकिस्तान बनाया और वो सब में भी ये सारी पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई थी, ठीक है जी। तो देखिए 13 दिसंबर 1947 उपदेश प्रस्ताव, ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। ये जो प्रस्ताव था इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, चिंतन मनन जो भी करना था वो सब किया और 22 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया गया कि भाई इसी के बेसिस पे, इसमें जो पॉइंट्स लिखा गया है इसी के आधार पे हम संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे या संविधान तैयार करेंगे, ठीक है? तो भविष्य में हुआ क्या, इसी के पॉइंट को मैं बोलूंगा कि इसमें इक्वालिटी लिखा है, लिबर्टी लिखा है, फ्रेटर्निटी लिखा है, जो जो पॉइंट लिखा गया उसी पॉइंट के आधार पर संविधान तैयार हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि इसी का एक्सपांशन है, जो एक एक पॉइंट लिखा था उसी को एक तरीके से एक्सपांड कर दिया, उसी के आधार पर बना हमारा एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान, आपको पता है उस समय और इवन आज भी भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओ सॉरी, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? कैसे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय 22 पार्ट्स हुआ करते थे और 395 आर्टिकल्स आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। तो इतने सारे कंटेंट के साथ इसमें जो उद्देश्य लिखा गया था उन्हीं उद्देश्य के आधार पर आगे चलकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, राइट? हाँ जी। रिटन फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। रिटन क्या, रिटन अनरिटन कुछ भी आप बोलिए, दोनों ही फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर फाइनली रेडी हो गया इसी प्रस्ताव के बेसिस पे, उद्देश्य प्रस्ताव के बेसिस पे। लेकिन अब यहीं से एक और समस्या का जन्म हुआ। समस्या ये है कि भाई इतना बड़ा आपने डॉक्यूमेंट तो बना दिया, लेकिन इतना मोटा बुक पढ़ेगा कौन? देखिए जो लॉ वाले लोग हैं वो तो पढ़ लेंगे क्योंकि उनको तो एग्जाम देना है। दूसरा, जो सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले उन लोग तो पढ़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या आपको लगता है देश की कोई भी जनता, कोई दूसरे फील्ड का पढ़ाई करने वाले लोग या कोई भी दूसरे लोग क्या इस इतने मोटे किताब को पढ़ेंगे? अगर आपका किताब थोड़ा पतला होता तो फिर भी हिम्मत करके कोई पढ़ लेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना मोटा किताब कोई पढ़ेगा? और अगर नहीं पढ़ा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं है। देखिए हर देश में ये माना जाता है कि उसके देश के लोग, उस देश की जनता, उस देश के संविधान के बारे में कुछ मूल
डिस बातें उसको पता होना चाहिए, संविधान का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, ठीक है? तो अब सवाल ये था कि इतना मोटा डॉक्यूमेंट कोई पढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए डिसाइड किया गया, प्रिएम्बल बनाया गया। एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए डिसाइड किया गया कि हम एक काम करते हैं, इतने मोटे डॉक्यूमेंट का एक समरी क्रिएट करते हैं, समरी एक पेज में। और वो समरी एटलीस्ट, अगर कोई इतना बुक नहीं पढ़ेगा तो एटलीस्ट उस समरी को तो पढ़ेगा, और समरी पढ़ के उसको बेसिक तो पता चलेगा कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में पावर का सोर्स कौन है, हमारा देश कैसा है, फलाना ढिकराना। तो ये जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ये डॉक्यूमेंट को समराइज कर दिया गया एक पेज में, राइट? एक पेज में इसको ला दिया गया। तो आप बोलेंगे ये समरी है, समरी। अब सवाल ये आया कि ये समरी का जो एक पेज है, ये आप कहां पर रखेंगे, किधर रखेंगे? क्या संविधान सभा में, या कहां पर लटका के रखेंगे, कहां लोग कैसे पढ़ेगा? तो डिसाइड किया गया कि ये जो एक पेज का समरी है, ये बुक की शुरुआत में लगा देते हैं, राइट? सो दैट कोई बुक जब खरीदेगा, वो पूरा अगर ना भी पढ़ सके तो कम से कम पहला पेज पढ़ के उसको देश के बारे में कुछ तो आइडिया लग जाएगा। तो डिसाइड हुआ कि इसको भाई स्टार्टिंग में लगा देते हैं। तो जब आप समरी को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, तो वैसी को कहा जाता है इंट्रोडक्शन। तो ये समरी एक तरीके से संविधान का इंट्रोडक्शन बन गया। और जब समरी स्टार्टिंग में लगता है तो उसी को आप बोलते हैं प्रीफेस। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहले आने वाला फेस बन गया। ये हर एक किताब में, किताब की समरी का एक समरी स्टार्टिंग में लगाई जाती है, उसको प्रीफेस कहते हैं। तो आप कोई भी किताब पकड़ लीजिए, उस हर किताब में आपको प्रीफेस दिखेगा, और प्रीफेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? नाउ, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के प्रीफेस को प्रियम्बल बोलते हैं। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के प्रीफेस को प्रियम्बल बोला जाता है, ठीक है जी? तो दिस इज प्रियम्बल। प्रियम्बल और कुछ नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट के प्रीफेस को प्रियम्बल बोला जाता है, ठीक है? सो अब यहां पर एक सवाल ये है, तो ये आपको तो पता चल गया कि प्रीफेस ऐसा बनाया। अच्छा, ये जो मोटे डॉक्यूमेंट को एक पेज में कन्वर्ट कर दो, ये आइडिया हमारे पास कहां से आया है? तो ये आइडिया हमने बोरो किया है यूएसए से। आइडिया यूएसए का है। यूएसए पहला ही देश है जिसका संविधान, क्योंकि उसमें 7 आर्टिकल्स थे, 7 आर्टिकल्स वैसे बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, तो 7 आर्टिकल्स कोई पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा इस बात का उनको कंफ्यूजन था, तो उन्होंने एक पेज में उसको कन्वर्ट कर दिया, और वो उनके जो समरी था उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लगा दिया, तो वहां का वो प्रियम्बल बन गया। तो दुनिया में सबसे पहला संविधान जिसमें प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो अमेरिका है, और क्योंकि हमारा भी वैसा ही है तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमने ये आइडिया अमेरिका से बोरो किया है, ठीक है? नाउ, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या प्रियम्बल होना मैंडेटरी है? क्या इज इट मैंडेटरी, क्या ये जरूरी है कि प्रियम्बल हर एक लीगल डॉक्यूमेंट या संविधान में हो? तो याद रखिएगा, नहीं। प्रियम्बल बनाने के पीछे का उद्देश्य केवल ये होता है, हाँ जी, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत मोटा है। इमेजिन करिए कि ये डॉक्यूमेंट कम होता, 10 पेज का ही होता, तो क्या आपको प्रियम्बल बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं। आज भी हमारी पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है, जब कानून अगर बड़ा होगा, कोई भी कानून मोटा है, कोई भी जो वहां से बिल पास होता है या एक्ट पास होता है, वो एक्ट अगर बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है तो पार्लियामेंट उसकी प्रियम्बल रेडी करती है। लेकिन अगर कोई एक्ट है जो बहुत ही पतला डॉक्यूमेंट है, 20, 25, 30 पेज का ही वो कानून है, तो उसका प्रियम्बल नहीं बनाया जाता है। प्रियम्बल बनाने के पीछे का मुख्य कारण केवल ये है क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो उसकी समरी बना दो, लोगों को एटलीस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है जी? तो इज इट मैंडेटरी टू हैव प्रियम्बल? क्या ये जरूरी है कि प्रियम्बल हो? द आंसर इज नो, राइट? नो। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मोटा डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब खैर, हमने प्रियम्बल बना दिया, इसलिए बनाया क्योंकि एटलीस्ट एक पेज तो लोग पढ़ेगा, इतना मोटा डॉक्यूमेंट नहीं तो कम से कम एक पेज तो लोग पढ़ लेंगे। अब इसलिए हमने बना तो दिया, लेकिन इसको रख कहां दिया? पहला कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना मतलब कोई दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, या कोई व्यक्ति 10वीं 12वीं तक ही पढ़ के छोड़ दिया, 10वीं 12वीं तक तो फिर भी फ्री एजुकेशन की वजह से लोग पढ़ लेंगे,
तो वहां तक पढ़ के ही छोड़ दिया। वैसा व्यक्ति क्यों आपका कॉन्स्टिट्यूशन खरीदने जाएगा? जब खरीदेगा तभी तो पढ़ेगा ना पहला पेज, लेकिन खरीदेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे? तो फिर ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि संविधान क्या है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? तो ये जिम्मेदारी सरकार लेती है और इसीलिए सरकार प्रस्तावना की कॉपी को हर एक एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में लगा देती है कि 10वीं तक 12वीं तक जब तक वो पढ़ेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो प्रस्तावना के इस पेज को भी पढ़ेगा और एटलीस्ट समझने की कोशिश करेगा कि देश क्या है, उसको कुछ तो हिंट कभी लगेगा, राइट? तो इसी ऑब्जेक्टिव से हम एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के शुरुआत में प्रियम्बल लगाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो कॉन्स्टिट्यूशन खरीदेगा, इसका क्या भरोसा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है ना? तो इसके लिए इसको लगा दिया जाता है। तो प्रियम्बल के बारे में आपने ये देखा। अब एक सवाल ये भी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छा, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों अलग अलग चीज है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे प्रियम्बल बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन का समरी प्रियम्बल है। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान बनाने क्या यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के किस स्टेज में लिखा गया? प्रियम्बल किस स्टेज में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियम्बल। प्रियम्बल किस स्टेज में लिखा गया? अर्ली इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज या लास्ट स्टेज? प्रियम्बल was drafted at the last stage of constitution making। ठीक है जी, डन। नाउ, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के एकदम आखिरी स्टेज पे, इनफैक्ट प्रियम्बल इज द लास्ट थिंग टू बी मेड। प्रियम्बल ही सबसे आखिरी चीज है जो बनाया गया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा काम कंप्लीट हो गया, फिर अब एडॉप्ट वही करना था। तो प्रियम्बल आखिरी चीज है, लास्ट थिंग टू बी ड्राफ्टेड। ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें जो शॉर्ट में लिखा था उसी का एक्सपांशन ये है और फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन ये है? ये एक लाइन में लिखा था, उसी को बढ़ाकर 100 लाइन में लिख दिया, फिर इस 100 लाइन को कम करके एक लाइन में लिख दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रियम्बल ही भविष्य में, या ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही भविष्य में प्रियम्बल बना है एक तरीके से? एब्सोल्युटली राइट अदा। सो इट इज यस। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही भविष्य में प्रियम्बल बना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द प्रियम्बल ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, भविष्य में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान का जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है, वो और कुछ नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव ही है। थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। उद्देश्य प्रस्ताव होता है, प्रियम्बल अलग चीज है, लेकिन यही एक तरीके से वो बना है, क्योंकि इसमें एक लाइन में लिखा था, उसी को 100 किया, 100 को एक लाइन कर दिया, तो एक तरीके से A is equal to C, if A is equal to B, A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो इसके साथ हमने प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, इसके बाद में करीब 2 घंटे का मान के चलिए कंटेंट और रहता है प्रियम्बल कंप्लीट करने के लिए, कि प्रियम्बल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, प्रियम्बल के शब्दों का क्या मतलब है, उसमें क्या क्या बदलाव किया गया, है ना? और सुप्रीम कोर्ट के कौन से महत्वपूर्ण केसेस है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ। तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में फिर कभी करेंगे। बाकी अभी के लिए आप इसमें जो आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा है, इस इंट्रोडक्शन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, 2 चीज। तीसरा, इसको कब एक्सेप्ट किया गया था यानी अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स थे शुरुआत में, 1950 में कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे। नेक्स्ट चीज पूछता है कि प्रियम्बल कौन से स्टेज पर बनाया गया था, ये वाला चीज।
और दूसरा प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया है, तो द आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, ये अमेरिका का आइडिया है। ठीक है जी। सो इसी के साथ हमने प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन समाप्त कर लिया और आज की क्लास को भी इतने पे ही समाप्त करते हैं।